नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र आनंद राय आज फिर आपके बीच मौजूद हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में भी नहीं हिचकिचाया, परंतु इस देश में कुछ इतिहासकारों द्वारा, कुछ राजनेताओं द्वारा उन्हें हमेशा गुमनामी के अंधेरे में ही ढकेला गया। एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो जीते जी अंग्रेज़ों के खिलाफ तो लड़ते रहे और अंग्रेज उन्हें जीते जी नर्क के अंधेरे में बंद करके रखे, परंतु उनके शहीद होने के बाद और देश की आज़ादी के बाद भी जिस देश की स्वाधीनता के लिए वो लड़ते रहे, उस देश में भी उन्हें आज तक वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसके वो सच में अधिकारी थे। आज एक ऐसे पुण्यात्मा के बारे में बात करेंगे जिनका जन्मदिवस है। आज बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। स्वाधीन भारत में मुझे लगता है कि कुछ इतिहासकारों द्वारा, वामपंथी इतिहासकारों द्वारा, या कहें कि सत्ता में के केंद्र में जितने राजनीतिक दल आज तक रहे हैं उनके द्वारा विनायक दामोदर सावरकर को अब तक का सबसे अधिक कंट्रोवर्शियल स्वाधीनता संग्रामी माना गया है। राष्ट्रवादियों के नज़रिए से देखा जाए तो विनायक दामोदर सावरकर सिर्फ एक स्वाधीनता संग्रामी थे। वो कभी किसी विवाद में नहीं रहे। उनको लेके कोई विवाद, कोई शंका, कोई संदेह किसी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति के हृदय में न कभी पनपा था, न कभी पनप सकता है। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि चंद इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकारों द्वारा अब तक का जो इतिहास हमारे देश में, हमारे स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया गया, उन इतिहास के माध्यम से विनायक दामोदर सावरकर को कहीं न कहीं एक गलत रूप से प्रस्तुत करने का काम अब तक की सरकारें और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा एक षड्यंत्र के रूप में रचित की गई है। माना जाता है कि जो वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखे हुए इतिहास को हम पढ़ते हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ चंद लोगों के का ही महिमा मंडन किया गया है। उन चंद लोगों के बारे में आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज ही के दिन इस देश के महान स्वाधीनता संग्रामी विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। मित्रों, ये आज के दौर में ये हम युवाओं को, हम राष्ट्रवादी लोगों को ये जानने की ज़रूरत है, विनायक दामोदर सावरकर वो सच में वीर सावरकर ही थे। उन्होंने कितनी यातनाएं झेली, कितना कष्ट उठाया, उसके बावजूद गुमनामी के अंधेरे में उन्हें रखा गया है। 28 मई 1883 ईस्वी को विनायक दामोदर सावरकर का जन्म एक चित्तपवन ब्राह्मण कुल में हुआ। चूँकि सावरकर बचपन से ही बहुत ही मेधावी और तेज विद्यार्थी रहे हैं और एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद वो एक बहुत ही समाज सुधारक के रूप में चर्चित रहे हैं। उनका शुरू से मानना रहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन पद्धति है और हिंदू धर्म को जाति पाति में बांटना हिंदू धर्म के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र वो मानते थे। उन्होंने महाराष्ट्र में एक ऐसे मंदिर का भी निर्माण करवाया था जिस मंदिर में हर धर्म के लोग बिना किसी रोक टोक के पूजा अर्चना करने के लिए जा सकते थे।
विनायक एक समाज सुधारक के साथ एक कवि भी थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी रचनाएं देश के लिए लिखी हैं। उनकी रचनाओं से उनके और उनके दौर के बाद के जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी, जो भी क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए निछावर करने के लिए तैयार रहते थे, उनको वो प्रेरणा देते थे। विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम है जिस नाम को उस समय के क्रांतिकारी अपने आदर्श के रूप में मानते थे। वहीं उसके बाद के दौर के इतिहासकार उन्हें कहीं न कहीं एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया करते थे। सावरकर चूंकि बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र थे, इसलिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली और उन्हें विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला। इसी बीच वो लंदन चले गए और वहाँ बैरिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की, और वहीं से शुरू होता है सावरकर के जीवन का एक नया अध्याय। कवि सावरकर एक क्रांतिकारी सावरकर के रूप में उभरते हैं। उसका शुरुआत लंदन में हो जाता है। लंदन के इंडिया हाउस में वे रहने लगते हैं। लंदन में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा केंद्र उस समय अगर विदेशी धरती पर, खुद ब्रिटिश की धरती पर अगर कोई था तो इंडिया हाउस था। वही इंडिया हाउस जहां मैडम कामा, वीएन चटर्जी, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी वहां मौजूद थे, और उनके साथ रहते थे विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर शुरुआती दिनों में अपने कलम के द्वारा देश में क्रांतिकारी और देश के नौजवानों के हृदय में देश के प्रति क्रांति की भावना, स्वराज की भावना को जागृत करने के लिए लेख लिखा करते थे। अंग्रेज जानते थे कि सावरकर द्वारा लिखे गए लेख क्रांतिकारियों को प्रेरणा देती है। इसी कड़ी में विनायक सावरकर ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम के विषय में लिखने की सोची। वे जानते थे कि 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, अंग्रेज उससे बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए थे, और इस स्वाधीनता संग्राम को अंग्रेज छिपाना चाहते थे। अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा इसे एक सिपाही विद्रोह के रूप में ही दिखाया गया, परंतु सावरकर ने इसे सिपाही विद्रोह नहीं, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना, और उसी को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम लिखा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक में 1857 की क्रांति, स्वाधीनता संग्राम के ऊपर छोटी से छोटी बातों को इतने बारीकी से लिखा गया और इतने अच्छी तरीके से उसे सजाया गया कि आने वाले दिनों में भारत के कई बड़े क्रांतिकारियों के लिए ये पुस्तक एक धर्म ग्रंथ के रूप में वे रखते थे और इस पुस्तक से वो प्रेरणा लेते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, सावरकर द्वारा लिखे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को जो क्रांतिकारी अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी और स्वाधीनता संग्रामियों का नाम आता है। बाद में सावरकर क्रांतिकारियों को बंदूक मुहैया कराने लगे। लंदन की धरती पर बैठे बैठे वो बंदूक मुहैया कराते थे। उसी कड़ी में मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली को जिस बंदूक से मारा था, वो बंदूक विनय दामोदर सावरकर द्वारा ही भेजी गई थी। अंग्रेज सावरकर के खिलाफ सबूत बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। अंग्रेज जानते थे कि सावरकर उनके लिए सरदर्द बन चुके हैं, उनके लेख क्रांतिकारियों को और ज़्यादा प्रज्वलित कर रहे थे, युवाओं के दिलों में क्रांति की भावना को भड़का रहे थे, और इसीलिए विनायक दामोदर सावरकर को मदन लाल ढींगरा को बंदूक सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर
करजन वायली की हत्या का मुकदमा चला और अंग्रेज उन्हें काला पानी की सजा में भेज दिए। काला पानी की सजा अब तक के सबसे क्रूर सजाओं में एक है और शायद ही इतिहास में कोई ऐसा दूसरा शख्स मिले जिसे एक ही जीवन में 2 बार उम्र कैद की सजा मिली हो। साथियों, सावरकर को अंग्रेजों द्वारा एक ही जीवन में 2 बार उम्र कैद की सजा मिली और उन्हें काला पानी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक छोटी सी कोठरी में जहां ढंग से लोग खड़े नहीं हो सकते, लोग सो नहीं सकते, ऐसी कोठरी में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। काला पानी में कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उन्हें दिन भर मारा पीटा जाता था, खाने तक के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, पानी भी बहुत सीमित मात्रा में दी जाती थी। यहाँ तक कि कोल्हू में बैल की जगह कैदियों को जोता जाता था और उनसे तेल निकालने का काम करवाया जाता था। सावरकर चूंकि खुद एक बैरिस्टर थे तो वो अपने अधिकारों के बारे में वो जानते थे। कानून के दायरे में रहकर किसी राजबंदी को क्या अधिकार दी जाती हैं वो इसके बारे में जानते थे और जेल के अंदर से ही उस अधिकारों की लड़ाई लड़ने का निश्चय सावरकर ने किया। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, काले पानी की सजा भुगत रहे उन तमाम राजबंदियों के लिए सावरकर ने चिट्ठी लिखना शुरू की। अंग्रेज सरकार को उन अपने अधिकारों का याद दिलाने के लिए कानून के दायरे में जो अधिकार राजबंदियों को दी जाती है उसका याद दिलाते हुए उन्होंने बार बार चिट्ठियां लिखी। उन्होंने मर्सी पिटीशन भी लिखा क्योंकि सावरकर जानते थे कि जेल के अंदर रहकर वो देश की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए उनका मानना था कि किसी भी प्रकार अगर मैं जेल से बाहर निकलता हूं तो मैं फिर से स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा लूंगा और नए क्रांतिकारियों को, नए युवाओं को फिर से देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए मैं उन्हें आगे की शिक्षा दे सकता हूं। इसीलिए उन्होंने मर्सी पिटीशन भी लिखा था, जिस मर्सी पिटीशन को आज के इतिहासकारों ने बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया और आज के वामपंथी इतिहासकार और कुछ कांग्रेसी नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सावरकर को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं, हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने भी अपने कई लेखों में सावरकर की वीरता का उल्लेख किया है। महात्मा गांधी ने भी अपने कई लेखों में, अपने कई पत्रों में सावरकर की रिहाई के बारे में भी अंग्रेज सरकार से अपील भी की थी। अगर सावरकर गलत थे, अगर सावरकर क्रांतिकारी और देशभक्त नहीं थे तो महात्मा गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी सावरकर के बारे में लिखने की। इतिहास के पन्नों में महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए लेख आज भी सुरक्षित हैं, जिसमें वे सावरकर के योगदान और उनके बलिदान की कहानी लिखते हैं, सावरकर को महान बताते हैं। आजादी के बाद भी सावरकर के नाम से इस देश में डाक टिकट चलाया गया। अगर सावरकर गलत थे तो उनके नाम से डाक टिकट चलाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। परंतु एक षड्यंत्र के तहत सावरकर को गलत साबित करने के लिए, कुछ चंद लोगों को बड़ा और ऊंचा दिखाने के लिए सावरकर को गुमनामी के अंधेरों में ढकेल दिया गया। जितना गलत अंग्रेजों ने सावरकर के साथ किया उससे कहीं ज्यादा गलत स्वाधीन भारत के वामपंथी इतिहासकार और कांग्रेसी सरकार ने सावरकर के साथ किया। मित्रों, आज उस महान स्वाधीनता संग्रामी का जन्मदिन है। सावरकर के योगदानों को देश कभी नहीं भूल सकता और देश को भूलना भी नहीं चाहिए। जिन राष्ट्रवादियों के हृदय में देश के लिए तनिक भी भावना रहती है वो सावरकर के योगदानों को कभी नहीं भूल सकते। आइए आज के दिन हम सब मिलकर उस वीर स्वाधीनता संग्रामी विनायक दामोदर सावरकर को नमन करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको उनके बलिदानों के लिए उन्हें
प्रणाम अर्पित करते हैं। इसी के साथ आज अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी जानकारी अधूरी लगी हो, कुछ जानकारी जोड़नी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सहयोग से मुझे प्रेरणा भी मिलती है। तो कृपया करके जो कमी या जो गलतियां रही हो उसे सुधारने के लिए अपने उपयोगी सुझाव जरूर भेजें। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।